आज हम लोग इंग्लिश पेपर प्रीवियस ईयर 2021 को देखेंगे कि किस तरह से हम प्रश्न पूछे जा गए हैं और कैसे कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। आइए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ में हमसे बोला गया है कि 121 से 28 तक के प्रश्नों का जवाब देंगे। तो 128 तक का प्रश्न आपको इसी पैराग्राफ से होगा। अर्थात इसमें बोला है कि क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ करके आप और पैराग्राफ को भी पढ़ लीजिए और तब उसके बाद क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम बोले हैं कि भाई पहले प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत है, प्रश्न पढ़िए उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। हाँ, यहाँ क्या पूछा गया है सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। बोला अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मतलब होता है लेखक के अनुसार। अनदर है सर। अच्छा, अनदर सोशलाइजेशन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ऑथर होगा, ठीक है। सोशलाइजेशन मीन क्या होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। सोशलाइजेशन का मतलब हमसे पूछा है कि सोशलाइजेशन का क्या मतलब है। तो जहाँ जहाँ सोशलाइजेशन होगा हम वहाँ पढ़ेंगे, एक बार समझते हैं कि सोशलाइजेशन का क्या मतलब दिया हुआ है। यहाँ देखिए पहले पैराग्राफ में सोशलाइजेशन आया हुआ है, तो हम इसी को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए बोला है कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द इंडिविजुअल लर्नर टू बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मतलब एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो एक्सेप्ट कर लेता है वही सोशलाइजेशन, सोसाइटी के द्वारा जो एक्सेप्ट कर लिया जाता है वही सोशलाइजेशन। तो आइए हम देखते हैं ऐसा ऑप्शन में है क्या। बोला पहला ऑप्शन में बोला है, ऑप्शन नंबर डी को देखिए यहाँ पे, एक्सेप्टिंग द फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स एंड द वैल्यूज। तो इसका मतलब है एक्सेप्टिंग की बात यहाँ भी किया है, तो यही राइट आंसर डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम मतलब सारी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हमको ज़रूरत है वही पढ़ करके करते हैं। आंसर इसका दे रखा है, देख ले रहे हैं बुक क्या कह रहा है। इक्कीस का 121 का डी देखा, ठीक है, सही है, आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अगले और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चाइल्ड लर्न्स हिज फर्स्ट लेसन इन सोशलाइजेशन। मतलब फर्स्ट लेसन कहाँ पे सीखते हैं, तो ये पहले से भी हम पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ना भी जवाब देंगे तब भी हमको काम चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम लेसन बच्चा का कहाँ होता है, मतलब प्रथम पढ़ाई कहाँ होता है। यहाँ बोला है स्कूल मेट के साथ, तो नहीं, स्कूल मेट के साथ नहीं होता पहला पढ़ाई, वो तो आपका द्वितीय में आ जाता है। बोला है व्हेन ही वाज मेटर इनफ अंडरस्टैंड, जब ज़्यादा सीखने वाले हो जाते हैं तब। फ्रॉम हिज मदर एंड फैमिली इन्वायरमेंट, मदरे के पास पहले सीखते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। क्लियरली इससे आप जवाब दे सकते हैं कि चाइल्ड पहले कहाँ सीखते हैं, तो पहले मदर से ही सीखेंगे, सी आंसर ही हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप लगा सकते थे इसको। आइए आगे पढ़ते हैं। बोला है एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सोशलाइज्ड, एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सोशलाइज्ड, कौन जो है ना सोशलाइज नहीं है, ऐसा बोला है। कोई भी इंडिविजुअल कब सोशलाइज नहीं होता है, हाँ, तो यहाँ पे बोला है इज स्प्रून्ड बाई ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इज एन बर्डन ऑन अदर्स, indulges in various activities, does not follow the do's and don'ts its society। तो कह रहा है नॉट सोशलाइज किसको कहा जा सकता है, नॉट सोशलाइज किसे, तो पैराग्राफ में इंडिविजुअल को सोशलाइज करने की बात किया होगा। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये लिखा होगा जो फॉलो नहीं करेगा सोसाइटी को वही सोशलाइज नहीं कहा जा सकता है, जो फॉलो नहीं करेगा वो सोशलाइज नहीं कहा। तो यहाँ पे देखिए डज नॉट फॉलो किसको, सोसाइटी को, तो सोसाइटी को जो फॉलो नहीं करता वो सोशलाइज नहीं है, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे समझो, आइए। नहीं तो ध्यान देने वाली बात है, जो हम समझना चाहिए वो हम समझा दे रहे हैं, इस तरह से आप पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ग्रेट इम्पैक्ट
ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड, मतलब एक बच्चा पर कौन ग्रेट इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है, ठीक है ग्रेट इम्पैक्ट नहीं है, कौन नहीं है। तो बोला है कि पेरेंट तो एक ग्रेट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि माता पिता से ही बच्चा पर असर पड़ता है, नेबरहुड पड़ोसी भी पड़ता है, उसका स्कूल्स का भी पड़ता है, तो रिलीजन नहीं पड़ता है, ग्रेट इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट तो है लेकिन ग्रेट इम्पैक्ट में हम इसको शामिल नहीं करते। आगे समझ, तो ये अपनी सोचने वाली बात है, सोच सकते हैं। नेबरहुड पड़ोसी होता है, नेबर्स होता है। चलिए आगे देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ स्टेटमेंट को पढ़ना है। सोशलाइज्ड इंडिविजुअल इज एन एसेट ऑफ सोसाइटी। जो देखिए, सबसे पहले तो कुछ शब्द का अर्थ भी जानना जरूरी होता है। एसेट का क्या मतलब होता है? एसेट का मतलब सहयोगी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सोसाइटी का सहयोगी होता है एंड सोशलाइज इंडिविजुअल, मतलब जो भी सोशलाइज है, सभ्य आदमी है, वो समाज का ही सहायक होता है। एसेट का मतलब सहायक होना। आगे समझ, तो ये बात तो सही है। उसके बाद बोला है द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स। तो ये चीज़ लिखा है पैराग्राफ में। आप पैराग्राफ नंबर 2 को पढ़िए। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ 2 को हम पढ़ के बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए 2 में है कि 3 में है जी? देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। जहाँ सोशल नॉर्म्स होगा लिखा हुआ, सोसाइटी अदर सब्सिक्वेंट, इसमें नहीं है, दूसरा में हुआ। यहाँ देखिए सोशलाइजेशन एनी हूँ डज एक्सेप्ट डज नॉट रूल्स एंड रेगुलेशन वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे देखिए, इसी से पता चल जाएगा। यहाँ इस लाइन को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस बात को, ठीक है, कि मतलब जो भी सोशल नॉर्म्स होते हैं वही आपका मेन चीज सिविलाइज होता है। तो यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे कहा है कि द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सोशल नॉर्म्स। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स ही सही होंगे। तो इसका बहुभाषिकता ही सोशल नॉर्म से आता है। तो यहाँ कौन सही है? तो दोनों तो सही लग रहा है। बी भी सही है, ए भी सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? सी। आगे देखिए, इसमें क्या पूछा है, कोई बता सकते हो? एनीबॉडी? सिमिलर मीनिंग। हाँ, सिमिलर मीनिंग का क्या मतलब होता है? समानार्थी शब्द। किसका सिमिलर मीनिंग पूछा है? कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो कॉम्प्लिकेटेड होगा या पजलिंग होगा? हाँ, पजल माने भी जटिलता होता है, जटिलता से भरा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड, देखिए कॉम्प्लिकेटेड और पजलिंग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है सो जान लीजिए कि हाँ, तो आंसर लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, आंसर पजलिंग नहीं होगा। आंसर हो जाए, पजलिंग का मतलब भी जटिलता होता है, लेकिन जटिलता कैसा? घूम घुमाव वाला जटिलता। लेकिन यहाँ डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स कहा है तो वो घूम घुमाव वाला जटिलता नहीं है, बल्कि कोई चीज़ हल करने में जटिलता। तो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड ही सही होगा, लेकिन यहाँ हल करने की जटिलता नहीं है। यहाँ पे कोई बात, जैसे कोई कहानी सुन रहे हो, नहीं समझ रहे हो, जैसे पजल बोल के कोई मुहावरा बोल के तुमको बता रहा, तो तुम उस मुहावरा का अर्थ नहीं जान रहे हो, तो ऐसे को हम पजलिंग करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है जैसे ज़्यादा टफ सवाल हो जाए, उसको हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यहाँ राइट आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो। आगे समझ, चलिए आगे देखिए, इसमें क्या पूछा है? ग्रेजुअली का क्या पूछा? अपोजिट पूछा है। अपोजिट पूछा है ना, बस खाली अपोजिट देख लीजिए किसका? ग्रेजुअली का। तो आपसे ग्रेजुअली का अपोजिट कौन होगा? तो ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। क्या होता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे होगा तो रैपिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैपिड। रैपिड का मतलब तेजी से होता है। आगे समझ में? चलिए आगे देखिए, बोला है कि बोल्ड वर्ड को बोला है कि कौन होगा? विच ऑफ द पार्ट
इज द बोल्ड वर्ड, तो बोल्ड वर्ड यहाँ क्वाइट है। क्वाइट क्या है यहाँ? क्वाइट एडवर्ब। एडवर्ब है। क्या है एडवर्ब है? क्वाइट बता रहे हैं। एडवर्ब क्या है? कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स जो होता है जटिल होता है। जटिल और जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जटिलता होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है। तो जटिल कोई चीज होता है तो विशेषण है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये एडवर्ब ही है। आगे समझ में, मतलब कॉम्प्लेक्स खुद अपने आप में विशेषण है, और विशेषण की जो विशेषता बताए उसको हम एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब। आगे समझ में, तो ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स एक क्या है? विशेषण। या विशेषण है। हाँ, कॉम्प्लिसिटी होता तो वहां पे हो जाता, वो नाउन हो जाता। तो नाउन हो जाता तो इस नाउन के पहले जो आएगा वो विशेषण हो जाएगा, तो उसको एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। क्लियर, समझ में आ गया? आगे देखिए, आगे आ जाएगा आपका, फिर से पैराग्राफ आ गया। बोला है कि 29 से लेकर 35 तक का जवाब देना। ठीक है, 29 से लेकर के 35 तक का जवाब देना। चलिए हम 29 नंबर प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। 129 का यहाँ है 129। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर पेरेंटिंग इज चैलेंजिंग बिकॉज, बोला है कि पेरेंटिंग जो है ना चैलेंजिंग है। ऑथर के अनुसार जो है पेरेंटिंग करना एक प्रकार का चैलेंज, मतलब एक पेरेंट बनना एक प्रकार का चैलेंज है। ठीक है, हाँ, क्योंकि तो हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं पेरेंटिंग के बारे में कहाँ दिया हुआ, जहाँ दिया होगा उसके बारे में समझ लेंगे। लिखा है कहीं? हाँ, तो पेरेंट्स लिखा है तो उसी ने पेरेंट का काम को पेरेंटिंग कर रहे हैं। आगे ना समझे, पेरेंट जो कर रहा है उसको पेरेंटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए चैलेंज क्यों है, सो इसमें दिया होगा। बोला है वी ऑल वांट टू बी बेस्ट पेरेंट, हम सभी एक अच्छा पेरेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, वी कैन बी फॉर आवर चिल्ड्रेन। ठीक है, बट देयर इज ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस। कभी कभी हम क्या है कि एडवाइस कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब विवादों वाला एडवाइस हम दे देते हैं अपने आप में। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है, एडवाइस ऑन हाउ टू राइज एंड किड, मतलब हम फंस जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, विवाद में, कि हम कैसे अपने बच्चे को बढ़ाएं, कैसे अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। ये इस विवादों में पड़ जाते हैं। हु इज कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फिडेंट, कौन कॉन्फिडेंट है इस विषय में? ये बोला है काइंड एंड सक्सेसफुल, मतलब काइंड सक्सेसफुल है या काइंड को कन्फाइंड कौन है, काइंड कौन है और सक्सेसफुल कौन है। ये बोला है कॉन्फिडेंट कौन होगा, काइंड क्या होगा और सक्सेसफुल कौन होगा। थ्रू आउट द सर्कस, मतलब पूरे बात को अगर घेरा करा जाए, एक्ट ऑफ पेरेंटिंग, एक्ट ऑफ पेरेंटिंग आ गया ना, तो वही पेरेंटिंग शब्द बोले कि ढूंढने के लिए। तो पेरेंटिंग शब्द अब हमको पूरा नहीं पढ़ते, डायरेक्ट हम एक्ट ऑफ पेरेंटिंग से पढ़ सकते थे कि नहीं। तो एक्ट ऑफ पेरेंटिंग इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज, मतलब हमारे गुण को बैलेंसिंग करना है, जजिंग को बैलेंसिंग करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंसिंग करना है, एंड क्विकली फिलिपिंग बिटवीन द नीड ऑफ योर चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन पर उस पर फिलिपिंग करना है, अदर फैमिली मेम्बर्स एंड योर सेल्फ, मतलब सभी पर जो है ना हमको अप्लाई जल्दी से करना होता है। अब ऐसे परिस्थिति में कह रहा है कि चिल्ड्रेन, अदर फैमिली मेम्बर्स, योर सेल्फ। मॉडर्न पेरेंट्स हैव द इंटरनेट, मॉडर्न पेरेंट जो थे इंटायर इंटरनेट एट द देयर डिस्पोजल एंड डोंट फॉलो एनी सिंगल अथॉरिटी। इट इज हार्ड टू नो विम और व्हाट टू ट्रस्ट, मतलब कहने का मतलब जो पहले का जो पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे कि इसको हार्ड समझ रहे थे, मतलब आज की जो उनके लिए आज का जो चीज़ है वो चैलेंजिंग उनके लिए बन गया। मतलब जो मॉडर्न जो पेरेंट होंगे और जो मतलब पहले के पेरेंट होंगे उनके लिए हार्ड चैलेंजिंग हो गया। अब के मतलब चीज़ों को करना थोड़ा सा उनके लिए क्या हो गया, हार्ड चैलेंजिंग हो गया। तो कुल मिला के ये बोला गया है कि भाई पेरेंट को जो करने का काम है वो किस तरह से था। अब ऑप्शन को ढूंढेंगे कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। ऑप्शन में देखिए कौन कौन कह रहा है। 129 है ना, 129 देखिए,
129 में बोला है देयर इज ऑफन लैक ऑफ हार्मोनी कोऑपरेशन इन फैमिली। मतलब हमेशा क्या कर रहे हैं ऑथर के, पेरेंटिंग करना मतलब लैक ऑफ हार्मोनी, मतलब उनको कमी है कोऑपरेशन की अपनी फैमिली में, या फिनेंशियल कांस्टेंट कॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस, मतलब फिनेंशियल दिक्कत है, या पेरेंट्स हैव टू फुलफिल द डाइवर्स नीड ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो कुल मिलाकर के कन्फ्लिक्ट में रहता है, मतलब पेरेंट जो है ना विवादों में या कन्फ्लिक्ट उलझनों में रहता है इस बातों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेकर के। तो कुल मिलाकर के हमको यही बात बोला गया, ठीक है, सी में ही बोला गया है कि पेरेंटिंग करना एक प्रकार का अकॉर्डिंग टू मतलब चैलेंज है। तो चैलेंज क्यों बता दिया गया है, तो यही कारण है कि पेरेंट हैव फुलफिल द डाइवर्स नीड्स, मतलब सबको नीड को, ज़रूरत को, जितने भी पेरेंट होते हैं सबका नीड की जरूरत देखने पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है। चैलेंज बनेगा ना, जैसे तुमको एक घर का मालिक बना दिया जाए, ऐसे परिस्थिति में कहा जाए कि भाई सबको देखना है, तो तुम्हारे लिए एक चैलेंज हो गया कि कैसे कैसे हम सबको देखेंगे। एक को देखेंगे तो एक नाराज़ हो सकता है, दूसरा को देखेंगे दूसरा नाराज़ हो सकता है। तो ये खाली मतलब उसका सिर्फ बच्चे ही नहीं होते हैं, बच्चे के साथ साथ और भी अदर मेंबर्स होते हैं, सबको देखना होता है, तो वो चैलेंज तो होगा ही। तो वही बात बोला है लेखक के अकॉर्डिंग, यही सही होगा कि पेरेंट्स हैव टू फुलफिल द डाइवर्स नीड ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो ये सही आंसर हो जाए। आगे समझ। तो ये जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ आपको डायरेक्ट देगा और एक इनडायरेक्ट देगा। तो इनडायरेक्ट में आपको जब तक अर्थ कुछ नहीं आता है तब तक आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो इससे पहले वाला बनाए थे वो डायरेक्ट था। डायरेक्ट आपको मिलेगा, मतलब डायरेक्ट ही आपको पैराग्राफ में मिलेगा, लेकिन ये चीज़ डायरेक्ट पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे। तो ये यहाँ पे मिले हैं क्या, नहीं मिले हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वहाँ पे जो बात कहा गया है वही बात यहाँ लिखा गया, तो वो मीनिंग के आधार पर आपको ढूंढना पड़ेगा। आगे समझ। चलिए अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इफेक्टिव इन राइजिंग एंड इंडिपेंडेंस सेल्फ रिस्पेक्टिंग चाइल्ड। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें इसका मतलब हुआ कि इनमें से कौन मोस्ट इफेक्टिव है, मतलब सबसे ज़्यादा कारगर है, इन राइजिंग मतलब बढ़ाने में, इन इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र में, सेल्फ रिस्पेक्टिंग चाइल्ड जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग करता है उसमें से कौन बढ़ाने में ज़्यादा है। ऑथराइजेशन अप्रोच ज़्यादा मदद करता है, या ऑथोरेटिव अप्रोच मदद करता है, या बीइंग टू अफेक्शनेट मदद करता है, या प्रोवाइडिंग ऑल कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मदद करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ बच्चे को बढ़ाने के लिए जितना भी कंफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो मदद करेगा। बच्चे को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट और इफेक्ट और कन्वीनियंस ज़्यादा मदद करेगा। किसी बच्चे को आपको बढ़ाना है तो मार पीट के नहीं बढ़ा सकते हैं, बल्कि आपको उसके कन्वीनियंस करना है, समय पर उसको जागरूक, समय पर उसको सही रास्ता बताना है, तो उसी को कन्वीनियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वीनियंस करना। ये कन्वीनियंस करना ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और कंफर्ट उसको उपलब्ध कराना, अर्थात उसकी ज़रूरतों को, चीज़ों को उपलब्ध कराना एक चाइल्ड को बढ़ाने के बराबर, अच्छे से बढ़ाने के बराबर हो जाएंगे। मालूम चला कि पढ़ने के लिए भेज दिए, किताबें नहीं दिए, तो ये तो गलत है, ये अच्छा पेरेंट का काम नहीं है। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा होगा, ये बात ये डायरेक्ट है, मतलब ये इनडायरेक्ट नहीं होगा। आप देख लीजिएगा पैराग्राफ में इस बात को लिखा होगा, ठीक है, एक बार ढूंढ के देख लीजिएगा, हम इसको बता दिए आपको कि भाई प्रोवाइडिंग ऑल कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंस वहाँ पे दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो इसके एवज में दूसरा कोई अर्थ मतलब दिया हो, कहा होगा, जिसके वजह से यहाँ पे ये लिखा गया है। ऐसे आप समझ में आ गया होगा कि भाई एक बच्चे को उठाने के लिए या ऊपर स्तर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो एक पेरेंट को ज़रूरी है कि उसको ऑल कंफर्ट प्रोवाइड कराए और साथ में कन्वीनियंस करे। मतलब खाली पैसे दे देने से नहीं होगा, जाओ बच्चा पढ़ लेना, और हम कभी उसके साथ वार्ताव देखे तक नहीं कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसका कोई व्यवहार नहीं देखेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चा राज नहीं करेगा, बल्कि वो बच्चा गलत ट्रैक पर भी जा सकता है। आगे समझ लें। तो यही बात यहाँ पे कहा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि द टर्म ऑफ हेलीकॉप्टर पेरेंट, ठीक है, रिफर टू पेरेंट हुम, मतलब यहाँ एक जगह हेलीकॉप्टर पेरेंट की बात किया गया है, तो वे किस बात के लिए हेलीकॉप्टर पेरेंट कहा गया, ठीक है, कौन सी बात के लिए हेलीकॉप्टर पेरेंट। तो चलिए हम आइए देखते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। पैराग्राफ लिखा होगा हेलीकॉप्टर पेरेंट, क्या पैराग्राफ में है, कैसे नहीं मिलेगा, हम खोज के बता देंगे। तो मिला है सर जी। ये क्या है हेलीकॉप्टर पेरेंट,
नहीं लिखा है, सामने सामने लिखा हुआ है, कह रहे कि मिल नहीं रहा है, नहीं लिखा है हेलीकॉप्टर पेरेंट, कह रहे कि सर मिलवे नहीं किया, इसका मतलब आपको पढ़ने नहीं आ रहा, पढ़ने में प्रॉब्लम है। जब आपको वो वर्ड नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपको पढ़ने में दिक्कत है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ है आपको पढ़ने आना चाहिए, तभी जाकर के आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसलिए रोज रीडिंग कीजिए, आज से 4 बार 5 बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, ताकि पढ़ते पढ़ते आप इफेक्टिव बन जाएंगे। चलिए, तो हेलीकॉप्टर पेरेंट मिल गया हमको। आइए जानते हैं किसको कहा गया है हेलीकॉप्टर पेरेंट। बोला है यू वांट योर चाइल्ड टू लिसन, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट यू। मतलब आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात सुने, हमारा रिस्पेक्ट करे, हम पर विश्वास करे, ये चीज़ आप चाहते हैं, मतलब कोई भी पेरेंट चाहता है। ठीक है, अब बोला है रेदर देन फियर, ना कि वो हमसे डरे। रेदर देन फियर मतलब डरने से ज़्यादा आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बातों को सुने, हमें समझे, हमें सम्मान करे, ये चीज़ आप जानते हैं। लेकिन जो फियर करता है, डरता रहता है बच्चा, वो आपके बातों को नहीं समझ पाएगा, न सुनेगा। हो सकता है कि वो आने वाले भविष्य में आपके लिए वो आपके लिए आपका व्यवहार जो है ना, उनको उसका व्यवहार गलत हो जाए। ऐसे बच्चे में ऐसे हो सकता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। आगे बोला है, क्या बोला है कि यू वांट टू बी सपोर्टिव, आप चाहते हैं कि हम सपोर्टिव बने, अपने बच्चे का सपोर्टिव बन जाए। ठीक है, बट नॉट टू हॉबरिंग, लेकिन हॉबरिंग नहीं बने, सपोर्टिंग बने, बल्कि हॉबरिंग नहीं, डराने वाला नहीं बने। ठीक है, मतलब उसको डराने वाला हम ना बने, हम उसका सपोर्टिव बन जाए। ठीक है, आप चाहते हैं। और है हॉबरिंग हेलीकॉप्टर पेरेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो आप मतलब निगेटिव ना बने, पॉजिटिव बने। इसका मतलब यही हुआ, निगेटिव ना बने, पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव आंसर को मतलब निगेटिव आंसर को ढूंढेंगे। हेलीकॉप्टर पेरेंट कहीं ना कहीं निगेटिव के लिए प्रयोग किया गया है। बोला ना कि आप पॉजिटिव बनना चाहते हैं, निगेटिव नहीं बनना चाहते। कुल मिला के हमको अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता हो गया कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। पहले लाइन से हमको पता चल गया कि ये बोला है कि आप चाह रहे हैं सपोर्टिव बनना, तो सपोर्टिव बनना इसका मतलब आप पॉजिटिव बनना चाह रहे हैं, निगेटिव नहीं। बट जब आ जाए तो इसका मतलब निगेटिव नहीं बनना चाहते। आइए चलते हैं उसमें निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वाला बात कौन कौन दिया हुआ है देख लेते हैं। ऑप्शन क्या नंबर होगा? 30 ना, 31। इज वेल्दी बट नॉट वेल एजुकेटेड, इज वेल्दी बट नॉट एजुकेटेड। अच्छा, उसके बाद बोला है पेज एक्सट्रीमली क्लोज अटेंशन, तो क्लोज अटेंशन देंगे तो पॉजिटिव हो गया, तो ये तो होगा नहीं, पॉजिटिव हमको ढूंढना नहीं। क्लोज अटेंशन देंगे इसका मतलब नज़दीकी बनाएंगे तो पॉजिटिव हो गया, ये तो होगा नहीं। उसके बाद बोला है प्रोवाइड देयर चाइल्ड विथ कंफर्ट, सब कुछ प्रोवाइड कर दिए, इसका मतलब है पॉजिटिव हो गया। हमको पॉजिटिव ढूंढना नहीं है, हमको तो निगेटिव ढूंढना। ठीक है, अच्छा। उसके बाद बोला है एक्सपेक्ट ही चाइल्ड टू आउट फॉर्म ऑफ ऑल हिज क्लासमेट, मतलब आप चाहेंगे कि आपके बच्चे क्लास में सबसे अच्छा रहे, तो इसका मतलब सब पॉजिटिव है, एक ही निगेटिव होगा, ए वाला। आगे समझ में? तो इस तरह से हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो हेलीकॉप्टर पेरेंट का मतलब भी समझ में आपको आ गया कि किसको कह रहा है हेलीकॉप्टर पेरेंट। मतलब हेलीकॉप्टर पेरेंट वो होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन हवाबाजी करते हैं, जानते तो कुछ नहीं है लेकिन हवाबाजी करते रहते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम ऐसा नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट। आगे ना समझ में? हेलीकॉप्टर पेरेंट को समझ गया ना, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ज़्यादातर अपने बच्चे को हवाबाजी मारेगा। ठीक है, हवाबाजी मारे तो उसको पता नहीं कि हवाबाजी से हमारा बच्चा खराब हो सकता है। जनरली हम कुछ पढ़े लिखे इंसान को भी ऐसा देखे हैं हवाबाजी मारते हुए, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि शायद टीचर को भी देख लिया है, कुछ टीचर को भी, लेकिन हमको हम इस चीज़ से थोड़ा सा हम जानते हैं कि भाई उनको शायद कुछ कमी हो रह गया। आगे ना समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प पेरेंट्स बेस्ट इन ब्रिंगिंग अप रियली गुड चाइल्ड, मतलब कौन हेल्प करेगा बच्चे को ब्रिंगिंग मतलब गुड चाइल्ड बनाने में, ऐसा बोला है। गुड चाइल्ड बनाने में कौन हेल्प करेगा? एन एक्सीलेंट स्कूल, द इंटरनेट, काउंसलिंग बाय एक्सपर्ट्स और डिसेंट नेबरहुड। कौन करेगा बताइए, आपके सामने है, आप खुद से बना सकते हैं। कौन करेगा? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प पेरेंट्स बेस्ट इन ब्रिंगिंग अप, मतलब एक पेरेंट को हेल्प करेगा कौन?
ठीक है, बच्चा को हेल्प कौन करे, सॉरी पेरेंट को हेल्प कौन करेगा ताकि वो अपने बच्चे को राइज कर ले, बात ये बोला गया है। तो आप बताइए कौन होगा? मधु, एक्सीलेंट स्कूल तुम नहीं सुन रहे हो? इंटरनेट कर दिए। इंटरनेट करेगा, वेरी गुड, इंटरनेट करेगा। इंटरनेट करेगा। इंटरनेट ही एक चीज़ है जो एक पेरेंट चाहे तो अपने बच्चे के हेल्प के लिए उसका यूज कर सकते हैं। आगे नहीं समझे कि हमें क्या करना चाहिए, गूगल से पूछेंगे, गूगल अपने बच्चे को बढ़ाना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो वो बता देगा। तो इंटरनेट ही ने किया, इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिमाग लगाने वाली, आइए चलते हैं। पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ता है। एक्सीलेंट स्कूल नहीं है। सबसे अच्छा स्कूल अच्छा, एक्सीलेंट स्कूल जो है, पेरेंट को मदद करना है बच्चे को, तो स्कूल कैसे मदद कर सकता है? स्कूल करेगा ना, वो तो स्कूल का काम स्कूल करेगा। लेकिन जब हमको करना है, हम पेरेंट है, तो हम कहाँ से स्कूल में जाएंगे सीखने के लिए? हमें तो अपने सीखना होगा, तो उसके लिए इंटरनेट है बेस्ट। इंटरनेट की सुविधा हाँ, है। आगे समझ है। क्या कमाल क्या आदमी। इंटरनेट है लेकिन रिचार्ज नहीं है। चलिए रिचार्ज को अब वो यहाँ पे ये बोला नहीं कि रिचार्ज है कि नहीं है आपके पास। पैरो उतार विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर? अब सिमिलर पूछा है फिर से। कथी लिखल है? प्रॉपर्टीज है, अच्छा प्रियोरिटीज है, प्रियोरिटीज प्रियोरिटी क्या हो जाएगा प्रियोरिटीज का? डिफेंस हाँ, तो प्रियोरिटीज का मतलब होता है आपको मतलब देना, मतलब सुविधा देना, या आपको मतलब प्रियोरिटी देना, मतलब आपको आगे की ओर बढ़ाने का चांस देना, सपोज कहिए, तो एक प्रकार का प्रेफरेंस है, वो प्रेफरेंस है ना। प्रियोरिटीज का मतलब होता है कि भाई आपकी प्रियोरिटी ज़्यादा है कि आप इस काम को करें, आपकी प्रियोरिटी कम है क्योंकि आप, जैसे कहने का मतलब है कि हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि वृद्धों के लिए कुछ खास स्पेशल दिया जाता है, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ खास सुविधा दिया जाता है, तो उसी खास सुविधा को हम प्रियोरिटी कहते हैं, और वो सुविधा हम प्रेफरेंस के रूप में जानते हैं। आगे ना समझे? चल रहे हैं, चलिए आइए देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट वर्ड बोला। फिर मतलब क्या होता है सर? क्या? फिर फॉर्म होता है, फिर्म कहाँ? FIRM फॉर्म है ये। इसको फॉर्म पड़े। दृढ़ उसको हम फॉर्म कह रहे हैं कि फॉर्म में आ गया, फॉर्म में आ गया, मतलब दृढ़ता से आ गई। आगे समझ में? नहीं सुने हो कभी? सुने होगे। सुने हैं तो सर। इस फॉर्म दृढ़, तो अपोजिट उसका होगा लाचार, लाचार होगा ना, तो उसका फीबल मानते कमजोर होता है, फीबल मतलब कमजोर होता है। आगे समझे? तो ये तो खैर आपके वर्ड पावर पर डिपेंड करेंगे, ऐसे प्रश्न कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिट और साइनो देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास बुक है, और उस बुक को देख करके आप साइनो इंटो लगभग हमको लग रहा है कि 4, अगर 8 पूछेगा, नहीं 4 पूछ रहा है, 4 पूछेगा, जिसमें से आप 2 को तो जरूर बना लीजिएगा उस साइनो इंटो से। आपके पास बुक है Similar हाँ, meaning साइनो? किसका खरीदवाए हुए हैं वो बुक जो है, क्या नाम है उसका? SSC वाला है। प्रीवियस ईयर एसएससी बुक बोले ना, उसमें क्या साइनो इंटो जितना है देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए एरर पूछा है, आइए देखिए एरर को समझते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर? यही ना, एन एरर बोला है। एज योर चाइल्ड विल ग्रो न्यू चैलेंज विल अराइज, इसमें कौन सा एरर है बताना है। तो देख लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। जैसे एज योर चाइल्ड विल ग्रो, तो 2 बार बिल का प्रयोग हम एक सेंटेंस में नहीं करते हैं, एक प्रेजेंट में होता है और एक फ्यूचर में होता है। तो शुरू वाला में जो है आपका फ्यूचर में है, तो यहाँ पे हमको प्रेजेंट डालना है, ये बिल ग्रो, ठीक है, डी वाला आंसर हो जाएगा। बिल राइज नहीं होगा, सीधे राइज होगा। हम बिल पहले वाला बिल करते हैं। ठीक है, एक मिनट, पहले वाला ही बिल होना, पहले प्रेजेंट में होना चाहिए, बाद में हमको फ्यूचर में होना चाहिए। तो बी मतलब बी में गलती है और आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। आगे समझ में? ठीक है, पहले प्रेजेंट उसके बाद फ्यूचर। आगे बता, अब यहाँ से आ गया है पैडागोगी, यहाँ से आपको पैडागोगी को समझना है। चलिए आप मधु जी आप पढ़िए इसको। नाम आ गया है मोबाइल पर।
थोड़ा तेजी में पढ़िए इसको। A teacher told a story to class third students in English. Then he asked students to retell the story in their mother tongue in groups. She is promoting thinking skill, multi-language. हाँ, मदर टंग को मतलब मदर टंग ग्रुप इन ग्रुप में मदर टंग को सिखा रही है, तो क्या कर रही है बता रहा, क्या कर रही है? मल्टी लैंग्वेज कर रही है। Language. हाँ, तो स्वाभाविक है यहाँ पे बहुभाषिकता ही कर रही है ना, तो स्वाभाविक है राइट आंसर बी हो जाएगा। मल्टी मतलब कह रहा है टीचर जो है ना 3 क्लास के स्टूडेंट को क्या कर रही है, इंग्लिश देन आस्क स्टूडेंट टू रिटेल द स्टोरी, मतलब इंग्लिश पढ़ा रही है बट कही कि आप मदर टंग में ही बताओ, तो इसका मतलब है बहुभाषिकता कर रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी लैंग्वेजिज्म के नाम से जानते हैं। आगे समझिए, चलिए आगे। अब मधु जी आगे पढ़िए। The language proficiency of a child can be developed by dash. हाँ Completing the target of learning 10 new words daily, participating in real life situation based language task, dictating the poem in chorus, reading the text individually and in chorus after the teacher. बोला है बच्चे को डेवलप कर सकता है। कौन डेवलप कर? हाँ, आपको बच्चे को कौन डेवलप बोला है, कंप्लीटिंग द टारगेट लेकर के डेवलप के नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिएक्टिंग द पोएम इन कोरम, पोएम के कोरम से भी नहीं डेवलप होता है, और रीडिंग द इंडिविजुअली एंड कोरस आफ्टर द टीचर, मतलब कहने का मतलब है कि रीडिंग करके अकेले रीडिंग करके कर लेगा तो नहीं, इससे भी नहीं होगा। पार्टिसिपेट करके, ज़्यादातर आपको पढ़ाए हैं कि पार्टिसिपेटिंग हेल्प, समूह में काम करना ही ज़्यादा मददगार होता है, ऐसा आप लगा पार्टिसिपेट से आप लगा सकते थे, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए मधु जी। The terms Bix and Kalp were introduced by. Bix और Kalp. इंट्रोड्यूस बाई, कौन दिया है सर? मतलब बिक्स एंड काल्प वेयर इंट्रोड्यूस बाई लेव बाइगोस्की। BICS जो है कौन दिया है, ये चीज बोला गया। वाइगोस्की दिया है। हाँ, तो सबसे पहले काल्प का क्या मतलब होता है लिख लीजिए, लिखना पड़ेगा। अन्यथा लिख लीजिएगा, इसमें दिया है हम बता दे रहे हैं। आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। क्या हिंदी में बिक्स बता रहे का हैं। होता है इंग्लिश में बताओ। आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। बिक्स का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरनेशनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हाँ, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव स्किल होता है, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल को हम बिस्क कहते हैं, मतलब अंतः व्यक्तिक जिसको हम कहेंगे। तो ये किसके द्वारा दिया गया? लेव वाइगोस्की दिया है। मतलब व्यक्ति ले वाइगोस्की नहीं दिया। जीन प्याजे दिया है। कौन दिया है? जीन प्याजे। जीन प्याजे। पानी नहीं दिया है कि जीन कॉमी। हाँ, पानी नहीं दिया है, पानी नहीं संस्कृत पानी नहीं व्याकरण। हो गया सर जी। पानी नहीं दिया है, पानी नहीं दे दिया इसका काट बीच। पानी नहीं। काल्प का है फुल नाम फॉर्म से दिया दिया है। गया पानी। हाँ? काल्प का हिंदी में फुल फॉर्म दिया है। हाँ, काल का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज। लैंग्वेज को बी से स्वाभाविक है, एकेडमिक लैंग्वेज होगा तो वो कहीं ना नियम का लैंग्वेज होगा, और नियम का लैंग्वेज होगा तो स्वाभाविक है पाणिनि ही व्याकरण का जन्म क्या दाता बोला है। सर? कोग्निटिव व्याकरण। आगे समझे, कोग्निटिव कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। कॉग्निटिव लैंग्वेज प्रोफेंसी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़िए। Which of the following statement is या are correct and which of the statement is incorrect? हाँ, मैंने करेक्ट इनकरेक्ट को आपको बताना है। देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट। Every language has its grammar. तो Every सही है। language has its script. स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं होता है लिखने का, आधा सीखने में। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामर, ग्रामर का तो जरूरत प्रत्येक लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, सही है। सही है। और एवरी लैंग्वेज हैज इट्स स्क्रिप्ट, सभी लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट नहीं होती है, नीति नहीं। ठीक है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स स्क्रिप्ट, सभी लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाए।
आगे समझ में? चलिए आगे बढ़िए। Language is related to dash society but not culture. हाँ Culture of society, the symbol that are not vocal. The written form of that language so belief is. देखिए आप याद कर लीजिए, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ सोसाइटी, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ सोसाइटी, ये ध्यान रखेंगे, याद करने की विषय है। आगे बढ़िए। Learning to speak in school language does not involve हाँ। its pronunciation, theme base of first language, second language, grammatical language, culturally bond speaking event. पूरा लर्निंग टू स्पीक इन सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज अगर हमको स्पीक करना है तो डज नॉट हैव इन्वॉल्व, किसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे? तो बेस फर्स्ट को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। मतलब फॉर्म बेस, जो फॉर्म बेस फर्स्ट लैंग्वेज होगा उसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आगे समझ में? अब किसको किसको करेंगे याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है किसको किसको करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन को करेंगे, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज आप इंग्लिश सीखने चलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि नहीं करते हैं। और उसके बाद है सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल लैंग्वेज, आप ट्रांसलेशन सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? सीखते हैं। उसके बाद है कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स, और जो भी इवेंट हमारा कल्चर में होता है उसको हम सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? तो ये सारे करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं फॉर्मली नहीं, मतलब फॉर्म दृढ़ता से नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। आगे बढ़िए। Dyspraxia is related. हाँ डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया क्या है? कल भी बताए थे हमारे ख्याल Not से। see picture, poor motor skill and planning, reading disorder, speaking. तो reading वाला होगा। डिसलेक्सिया रीडिंग होता है, रीडिंग और राइटिंग, ये डिसलेक्सिया होता है। ये नहीं होगा सर जी, रीडिंग नहीं होगा। डिस्प्रैक्सिया व्यक्त न करना, अभिव्यक्त करना, तो यह प्लानिंग होगा, प्लानिंग से हम अभिव्यक्त करते हैं। डिस्प्रैक्सिया अभिव्यक्त करना होता है। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़िए। A text is divided into two parts. One learner reads the half and her partner takes dictation. Then the process is reversed. This is called jigsaw dictation, running dictation, partial dictation, composition dictation. देखिए यहाँ पे बोला है डिवाइड इनटू टू पार्ट, वन लर्नर रीड द हाफ एंड हर पार्टनर टेक्स डिक्टेशन, देन द प्रोसेस इज रिवर्स। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स करते हैं तो इसको हम पार्टियल डिस्कशन, बांटने वाले को हम पार्टियल डिस्कशन करते हैं। क्या कहेंगे? पार्टियल डिस्कशन। आगे बढ़ो, बांट रहा है, इसके बाद Multi language classroom debates that students should be taught in their mother tongue only. हाँ। Student mother tongue. ओनली वाला गलत होता है, याद रखना। ओनली वाला मतलब केवल होता है, गलती हो गई। आगे बढ़ो। Student mother tongue should get a place in the classroom. सही है। As many languages as possible should be taught to them. Every learner should learn in English medium. मेन्यू लैंग्वेज है पॉजिबल, पॉजिबल बोले संभावना बता रहा है, संभावना नहीं होंगे। एवरी लर्नर शुड लर्न इन इंग्लिश मीडियम, खाली इंग्लिश मीडियम में नहीं लर्न करेंगे तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। मदर टंग में सही होगा। मदर टंग वाला देखे ना। नेक्स्ट बोलो। In the Indian context, when children come to school, they often dash and speak 2 or 3 languages. Read, understand, write, read. कौन होगा? राइट, राइट या रीड। बोला है चिल्ड्रेन कम स्कूल दे ऑफन डैश एंड स्पीक, तो रीड एंड स्पीक, ड्रिल एंड स्पीक, राइट एंड स्पीक, अंडरस्टैंड एंड स्पीक, 2 और 3 लैंग्वेज। देखो और बोलो सर जी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट पढ़ने और बोलने। चिल्ड्रेन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और थ्री क्या होगा? देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर अंडरस्टैंड की बात आती है, किसमें आता है? अंडरस्टैंड होगा। आगे बढ़िए। Form in linguistics, लिंग्विस्टिक है। लिंग्विस्टिक है, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, and dialect are dash different, same, not all, governed,
स्क्रिप्ट गवर्नेड। डायलेक्ट और सेम होगा, ठीक है। बोला है लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव, मतलब लिंग्विस्टिक के पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज और डायलेक्ट दोनों सेम होता है। सेम होता है। लैंग्वेज और डायलेक्ट दोनों सेम होता है, किसके पर्सपेक्टिव से? तो लिंग्विस्टिक के पर्सपेक्टिव से। क्या है? मतलब लिंग्विस्टिक का मतलब भाषावाद, भाषावाद के हिसाब से बोला है कौन सेम होता मतलब जो लैंग्वेज है और डायलेक्टिव है क्या है, तो सेम है। आगे समझ, हाँ आगे समझ में, भाषाविद के अनुसार आगे बढ़ो। मल्टी लैंग्वेज। मल्टी लैंग्वेज cognitive growth and एजुकेशनल अचीवमेंट, achievement have। हाँ क्या है बताओ, बोलो। No No. relationship, negative relationship, positive relationship, sometimes negative and sometimes positive नहीं, relationship। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, याद रखना। किसमें ये जो है ना, किसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो याद रखना मल्टी लैंग्वेज में जो होगा, और मल्टी लैंग्वेज में कॉग्निटिव विथ ग्रोथ, एजुकेशनल अचीवमेंट, ये सब जो है ना एक प्रकार का पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है। आगे बढ़ो, 48 में बताओ। What do children comprehend by regularly listening to poem and rhymes? What sentence rules, rhythm and grammar, sound and about the poet, बेसिक स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज से कोई भी सीख सकता है, रेगुलरली सीखना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर से। हाँ, पोएम रैम को बेसिक स्ट्रक्चर से सिखाया। आगे बढ़ो। As per three language formula, the first language taught at school should be the medium of instruction of school, mother tongue and English, regional language। फर्स्ट लैंग्वेज बोला है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मदर टंग। मदर टंग और रिलीजन लैंग्वेज, होम लैंग्वेज को हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते, फर्स्ट लैंग्वेज कह रहा है ना, तो मदर टंग यानी इंग्लिश दे दिया तो गलती नहीं होगा। बस अब एक बचा। Which article of the Indian Constitution asked each state to legally adopt one or more language spoken in their state along with Hindi as their official language? Article 370। कौन होगा? 343। ये भाषा इस अनुच्छेद बोला है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आस्क ईच स्टेट टू लीगली अडॉप्ट, मतलब लीगली अडॉप्ट करने की बात कह रहा है। मोर लैंग्वेज स्पोकन इन देयर स्टेट एलोंग विथ हिंदी, मतलब सभी लैंग्वेज के साथ आपको हिंदी भी करना है। मतलब हिंदी को तो राजकीय भाषा बनाया गया है 343 के तहत, लेकिन ये निर्देश दिए गए हैं स्टेट को क्विज में, तो स्टेट को निर्देश जो है ना 345 में, ठीक है। मतलब भाई आप सभी लैंग्वेज को सिखाइए, साथ में हिंदी को भी रखिए, ऐसा सब स्टेट को निर्देश है 345 के तहत। आशा करते हैं इस बात को समझ में आ गया होगा।